नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चंद रोज पहले हमने प्रयागराज में गंगा किनारे का भयावह दृश्य आपको दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे गंगा की रेती पर मुर्दों का टीला बन गया है। करीब हफ्ते भर बाद हमने एक बार फिर से प्रयागराज का रुख किया, ये जानने के लिए कि अब हालात वहां पर कैसे हैं। क्या अब भी लोग अपने परिजनों को गंगा के किनारे दफन कर रहे हैं? हमने देखा कि हालात बिल्कुल भी नहीं बदले। यह अलग बात है कि प्रशासन लोगों को दफन करने को परंपरा बता रहा है, मगर तस्वीरें आज भी जो सामने निकल कर आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। देखिए। हो गई हैं प्रयाग की हवाएं, मटमैली हो गई हैं गंगा की धाराएं, मटमैली हो गई है आदमी की आशाएं। प्रयाग की धरती पर मुर्दों का गांव बसा है। पहले लोगों को डर लगता था टिप्टी देखकर, डर लगता था रामनामी में बंधे आदमी का बांस देखकर, डर लगता था चटर पटर जलती चिताओं को देखकर, लेकिन अब आदत हो गई है, क्योंकि ये आदत छूट ही नहीं रही। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों दिखाई दी, वो बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी संख्या में एक साथ गंगा के घाट में इतने शवों को आखिर क्यों दफना दिया गया। ये सवाल कई दिनों से लोगों के जहन में है, प्रशासन के भी सामने आया। हालांकि इसको लेकर के कई तरह की दलीलें दी गई, लेकिन चिंता और सवाल यही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पिछले दिनों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शव यहां गंगा के घाट के किनारे दफना दिए गए। माना जाता है कि प्रथा रही है जहां पर शवों को गंगा के घाट में रेत में दफना दिया जाता था, लेकिन एकाएक पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर संक्रमण के दौर में जिस तरीके से हजारों की तादाद में मृत्यु हुई है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जहां मौजूद है फाफामऊ के इस शमशान घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अनगिनत यहाँ पर आपको ऐसी समाधियां मिल जाएंगी, ऐसे शव मिल जाएंगे जहां उनको यहाँ पर दफनाया गया। चंद रोज पहले भी हमने दिखाए थे संगम की रेती पर बिखरे हुए शव, हमने दिखाए थे एक बहुत बड़े भूभाग में दबे अधदबे शव, हमने दिखाई थी जिंदा आदमी को मरे हुए आदमी के अंतिम संस्कार न कर पाने की बेबसी। सबने सोचा था कि कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ बदला क्या? कहां बदला? गंगा के ऊपर छाया आकाश देख रहा है आते हुए प्रयाग के बच्चों को चार कंधों पर दफनाते हुए बालू के नीचे, और उभर आते हुए भी उसी बालू में चंद रोज बाद देख ही तो रहा है गंगा पर शून्य बना आकाश। और उसके साथ देख रहे हैं यहाँ के पंडे पुजारी, देख रहे हैं आसपास के लोग, देख रहे हैं कि कैसे बीमारी ने मरने वालों की संख्या में इजाफा कर दिया है। आगंतुक कभी 4 लाश, कभी 6 लाश, कभी 10 लाश ऐसे तो पर डे आया करती हैं। कोई एक दिन की बात नहीं है। ये जब से संक्रमण रोग चला है, इस दौरान तो और ही ज्यादा लोग आ रहे हैं। 10-15 लाश हो जाती थी, 25-50 भी हो जाती थी, 60-70 तक गई है। इतने लोग मर गए कि शमशान घाट कम पड़ गए, लकड़ियां मिली नहीं, मजबूरी में गड्ढा खोदा और दफना दिया। हो गया राम नाम सत्य, हो गया अंतिम संस्कार। जो अस्पताल से आती थी वो तो पक्का संक्रमित थे जो है, और जो छुटपुट में थे उनका कुछ कहा नहीं जा रहा था, कुछ नहीं बीमार थे, दवाइयाँ भी साथ में आती थी, हर ऐसे चल रहा था जो है। किसी भी सत्तासीन आदमी की शर्त होती है कि उसके शासन को गुलाबी कहा जाए, फाइलों में दुरुस्त किया जाए वो हिसाब जो हुकूमत के हिसाब का हो। लिहाजा सारे कील कांटे दुरुस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं। जिंदा आदमी खुश है, परंपरा मना रहा है, अपने मन से ही अपनों को गंगा के किनारे दफना रहा है। लोगों की मान्यता और लोगों का ये जो पुराना एज ओल्ड परंपरा थी लोगों की गाड़ने की, वो उस समय भी थी। इसलिए कहना कि ये नई बात है और कोविड को लेकर के चीजें हैं, नॉन कोविड को, लेकिन जितने लोग भी कोविड में पाए गए उनके लिए अलग से प्रयाग में एक घाट बना हुआ था, फाफामऊ ही, जहां पर लोगों को दाह संस्कार कराया जाता था जिनकी बॉडीज, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल थे।
उसके अलग से प्रयाग में एक बड़ा घाट बनाया गया था। और जैसे जितनी शुरू में चूंकि 15 दिन बहुत ही ज्यादा संक्रमण का जोर था, 40-42 जितनी भी बॉडीज आती थी, करीब जिनकी संख्या होती थी वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन गांव से जो बॉडीज आती थी उनमें रिपोर्टिंग नहीं थी। बेहतर होगा हुजूर कि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बारिश में इसी प्रयागराज से आज तक के संवाददाता फिर से आपसे सवाल करने आएंगे, जरूर आएंगे। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज के बाद अब आपको मिर्जापुर के एक गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस गांव में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। अफसोसनाक यह है कि मरने वालों को कोविड के लक्षण तो थे मगर उनकी जांच नहीं हो सकी। गांव के लोग इसलिए भी खौफजदा हैं क्योंकि गांव के बाहर ना जाने कहां से लोग आते हैं और शव जलाते हैं। हमारे भाई थे, एक भाई थी, 2 भतीजे, 1 महीने में चारों मर गए। ये एक अकेले आदमी की व्यथा नहीं है, न अकेले आदमी का दुख। जिस गांव में ये शख्स रहते हैं वहाँ तो कोरोना मौत बनकर बरसा है। विंध्यवासिनी की नगरी मिर्जापुर के बरेनी गांव में प्रलय आई है, प्रलय। एक हमारे भाई थे, एक भाई थी, 2 भतीजे, 1 महीने में चारों मर गए। कोई पूछने आया? कोई कभी नहीं आया पूछने आया। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बरेनी गांव है। गांव की आबादी है करीब 9000, लेकिन गांव में महामारी की ऐसी आफत आई कि पूरा गांव मृत्यु के मंडप में तब्दील हो गया। ग्राम सभा बरेनी में कम से कम अभी तक मौतों का आंकड़ा अगर आप पूछेंगे तो कम से कम 30-35 मौतें हो चुकी हैं। पूरे गांव की मैं बात कर रहा हूं। और जहां प्रॉपर आज इस समय खड़े हुए हैं, इस एरिया में कम से कम 10-15 मौतें यहां भी हुई हैं और लोग संक्रमित थे। तो कहते हो अधिकारी कि गांवों की देखरेख हो रही है, कहते हो प्रभारी कि गांवों में कोरोना रोकने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन गांव कहता है कि वो बाट जोह रहा है कि कोई तो आए हमें बचाए। ये सुध लेने वाला कोई नहीं था यहाँ पे, स्वास्थ्य विभाग का कोई टीम और न ही प्रशासनिक अधिकारी कोई आया यहाँ पे सुध लेने के लिए इन लोगों का। इसके बाद इसके पहले भी एक मौत हुई है, पताली सिंह है हमारे यहाँ, राम जन्म सिंह नाम है उनका। उनकी औरत कोरोना पॉजिटिव से एक्सपायर की है। उनको भी संक्रमित था, माने संदिग्ध था, माने वो उनको भी सांस लेने में तकलीफ, खांसी जुकाम हुआ और 2-3 दिन में ही एक्सपायर कर गए। ऐसे कई मामले हैं, जैसे अभी कल्लू मालिक एक हैं बगल में ही यहीं पे, उनको चलते फिरते अभी वो चल फिर रहे थे, हम लोग सुबह मुलाकात हुई उनसे और शाम फिर सुबह पता चला कि एक्सपायर कर गए। सुना हुजूर, ऐसे हैं हालात मिर्जापुर के बरेनी में। नहीं सुना तो और सुनिए, क्योंकि जिस परिवार का आदमी जाता है वो सिर्फ एक आदमी के जाना नहीं होता, चले जाना होता है पूरे परिवार के खुशियों का। लेकिन दुख सुरसा के मुंह की तरह होता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। गांव वालों के भी अपने अपने दुख हैं, क्योंकि जब लोग मर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग जलाए जा रहे हैं, और मरे हुए लोग जलाए जा रहे हैं तो जिंदा लोग घबराए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, गंगा किनारे शव फेंक कर जाते हैं, जाने अनजाने कोविड पीड़ितों का शव जलाते हैं, इसलिए ये गाँव कोरोना की जद में है। यहाँ पे अगर इतने कोरोना के मरीज जलाए जाएंगे तो जो उनके वायरस हैं वो तो भाई हवा में, जो जलने वाले नहीं हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा, लोग फेंक के चले जा रहे हैं प्लास्टिक में जो सड़ रहा है, मान लो जो जल गया, जो सड़ रहा है वो तो स्वाभाविक है। स्नान करने वाले कम सैकड़ों लोग गाँव के लोग जाते हैं नहाए स्नान करने डेली। यहाँ लोग डेली महिलाएं, पुरुष, लड़के सब जाते हैं स्नान। जो स्नान करने जा रहे हैं वही घाट स्नान करने का, उसी घाट पे मुर्दा भी फूका जाता है। तो स्वाभाविक है हम लोगों के दिमाग में है कि भाई कि उसका असर जो स्नान करने जा रहा है उसके द्वारा आ रहा है। गांव में एक घर में आ गया, बगल में आ गया, यही सब है। अब आइए देख लीजिए वो किनारा जहां लोग आए और रात के अंधेरे में शव जलाकर चले गए।
ये मिर्जापुर के बरैनी गांव का शमशान घाट है। कुछ हफ्ते पहले तक यहाँ हर रोज दर्जनों लाशें जल रही थीं और कई शव तो गंगा में यूं ही फेंक दिए जाते थे। गांव वालों का कहना है कि इसमें से कई शव कोरोना पॉजिटिव लोगों के होते थे, जो यहाँ पर लाकर या तो गंगा में फेंक दिया जाता था या यहाँ चुपचाप उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था और दर्जनों की तादाद में यहाँ पर ये हो रहा था। बरैनी गांव में ढेरों लोग संक्रमित हुए, कई की मौतें हुई हैं और गांव के लोगों का स्पष्ट मानना है कि गांव से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से हो सकता है ऐसे शवों के दाह संस्कार की वजह से इस गांव में संक्रमण फैला हो। ये गांव वाले मानते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो यहाँ आए और उन्होंने कोविड संक्रमितों के शव जलाए। एक बात और, बाहर से लोग आ रहे हैं, शव जला रहे हैं। इसका अर्थ तो यही है कि इस बरैनी गांव की तरह ही आसपास के गांवों में भी लोग कोरोना से मर रहे हैं और लोग मर रहे हैं इसलिए जिंदा जो हैं वो दाह संस्कार कर रहे हैं। कोई कहे कुछ भी, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोरोना ने तबाही मचा रखी है अभी भी। कुमार अभिषेक, बरैनी गांव, मिर्जापुर, आज तक। गांवों के हालात आपने देख लिए, मगर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग कोविड के नियमों को माने ताकि वो सुरक्षित रह पाएं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में आज क्या कहा। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति। यकीनन लोगों का जागरूक होना और उनका सहयोग इस महामारी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए लोग इन बातों का ध्यान रखें। फिलहाल कोरोना ने पहले से ही हाहाकार मचाकर रखा हुआ है, लेकिन इस हाहाकार के बीच दहशत और ज्यादा तब बढ़ी जब मालूम चला कि एक नई महामारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस आ गई है। अभी लोग व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस को समझ ही रहे थे, उससे बचने का जतन कर रहे थे कि अब मालूम चला है कि येलो फंगस भी आ गया है। येलो फंगस के लक्षण वाला पहला मरीज गाजियाबाद में मिला है। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है, पता नहीं क्यों कुदरत ने ठान लिया है बैर। अजीब सा संघर्ष चल रहा है जिंदगी बचाने का। पहले कोरोना आया, फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, फिर ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस आया और अब आया है येलो फंगस। सुनकर सेहरन भले हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस मिला है। 45 साल के एक शख्स में येलो फंगस पाया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स में येलो फंगस के लक्षण मिले हैं उसमें ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी पहले से ही है। कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से और उसका नाम कुंवर सिंह है, वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको व्हाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। ये जो नई बीमारी आई है येलो फंगस नाम की, इसे विज्ञान की भाषा में म्यूकर सेप्टिकल्स कहते हैं। ये मुख्य तौर पर रेप्टाइल्स वर्ग के जीवों में मिलती है, जैसे छिपकली में, सांप में, मगरमच्छ में, कछुओं में, मेढक में येलो फंगस मिलता रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि येलो फंगस किसी आदमी के अंदर मिला है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकर सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में।
डॉक्टर त्यागी का मानना है कि येलो फंगस पहले के दोनों फंगस से ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस जहां लोगों के फेफड़ों पर असर डालता है और ब्लैक फंगस दिमाग को प्रभावित करता है, लेकिन येलो फंगस ज्यादा मारक है। इसके लक्षण जान लीजिए। ये घाव को भरने नहीं देता, घावों में मवाद का रिसाव होने लगता है, अंग काम करने बंद हो जाते हैं, कुपोषण जैसे हालात हो जाते हैं और आंखें धंसने लगती हैं। कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू व्हाइट एंड ब्लैक फंगस। सुना आपने, फिलहाल इस व्हाइट फंगस के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन है जिसका नाम एम्फोटेरिसिन बी है। हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आईज तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आईज। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहां से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी। अजीब बीमारी है जिसके बारे में न कहा जा सकता है न सहा जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपदा के इस काल में हर शख्स को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अपने आसपास साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर में नमी वाला टेम्परेचर बिल्कुल न रखें और सबसे जरूरी कि कोविड के नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। मयंक गौर, गाजियाबाद, आज तक। येलो फंगस का पहला लक्षण मिलने के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ये फंगस शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है तो रंग बदलता है। गुलेरिया का कहना है, उनके कहने का मतलब यह है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के लिए सिर्फ रंग अलग अलग है, महामारी ये एक ही है। सुनिए इस पूरे मामले में डॉक्टर गुलेरिया की ओर से क्या दी गई है जानकारी। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कंफ्यूजन हो सकता है। ज्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। एक तरफ कोरोना महामारी तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति है भारी। जरा राजनीतिक गलियारों में आपको लेकर चलते हैं। कोरोना काल में तू मैं से आगे निकलकर राजनीति अब एफआईआर तक आ गई है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर पुलिस का घेरा है, तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसे लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। तो अब कोरोना पर राजनीति करते करते मामला एफआईआर की राजनीति पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एनएसयूआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, तो दूसरी ओर बीजेपी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर हो गई है। बात सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित नहीं है। रमन सिंह अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि कांग्रेस के रिसर्च सेल के फर्जी लेटर हेड पर झूठी कहानी बनाई गई और इंटरनेट पर प्रचारित की गई, लेकिन रमन सिंह के मुताबिक सारे आरोप झूठे हैं।
न्यायालय में जाते जाते इनकी जो सारी तैयारी है, जो झूठे मामले हैं वो बेनकाब हो जाते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने संबित पात्रा और मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया, तो हम लोग इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर में रमन सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी कटघरे में हैं। उन्हें रविवार को ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संबित पात्रा पेश नहीं हुए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कथित टूल किट वाले संबित के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने पर ट्विटर को नोटिस दे दिया है। कांग्रेस की कथित टूल किट सच्ची है या फर्जी, इस घमासान के बीच जब कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट कोरोना को लेकर यह बयान दिया तो नया घमासान हो गया। ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया कि टूलकिट में जो हथकंडा सुझाया गया था वो साबित हो रहा है। बीजेपी की शिकायत के बाद कमलनाथ के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर भोपाल में एफआईआर भी दर्ज हुई है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए, और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। शिवराज सिंह जी की बात सही है, मान लो, तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कानून मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा कि 9 मई को कि डबल इंडियन वेरिएंट का शब्द का उपयोग किया गया, ये इसका हलफनामे की कॉपी है। मैं मानता हूं अब इन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, मेरे ही देश में होनी चाहिए, मेरे ही प्रदेश में होनी चाहिए। जिस भावना के अनुरूप कमलनाथ पे हुई, उसी भावना के विपरीत अनुरूप इन पे होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, इसका मतलब शिवराज भ्रष्ट राष्ट्र है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी भ्रष्ट राष्ट्र है। तो नियम तो सबके लिए एक लागू होता है। कोरोना की राजनीति में एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिसकी सरकार उसकी एफआईआर? आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम के दफ्तर पहुंच गई है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली पुलिस के इस स्पेशल टीम ने ट्विटर से इस पूरे मामले में सफाई मांगी और साथ ही जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की कि आखिर मैनिपुलेटेड शब्द का इस्तेमाल आपने किस आधार पर किया। संबित पात्रा के इस तथाकथित टूलकिट मामले से जुड़ा हुआ यह पूरा का पूरा मामला, जिसको जानने के लिए अब दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम पहुंच चुकी है ट्विटर के दफ्तर गुरुग्राम में। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, इस समय वहां पहुंचने का क्या है मकसद? जी देखिए, मैं आपको बताऊं चित्रा, सबसे पहले कि मैं इस वक्त लाडो सराय में, दिल्ली में लाडो सराय में मौजूद हूं। 2 जगहों पर एक साथ स्पेशल सेल की टीम ने रेड की है। ये देख पा रहे हैं स्पेशल सेल के जो ये तमाम ऑफिशियल हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख पा रहे हैं। जो जब ये टीम पहुंची हुई है और जो टूल किट पूरा मामला था, उस मामले में स्पेशल सेल के पास ये पूरा मामला आया था, जिसके बाद ट्विटर इंडिया को जो नोटिस दिया गया था 22 तारीख को सामने पेश होने के लिए। उसके बाद आज चूंकि जांच काफी तेज करते हुए स्पेशल सेल की 2 टीमें एक साथ, एक इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं लाडो सराय का ये ट्विटर का दफ्तर है, जहां पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी है स्पेशल सेल के अफसरों को इस दफ्तर के अंदर दाखिल होने के लिए। जो गार्ड है उनसे क्या पूछताछ हो रही है आपसे? ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। ट्विटर के रिकॉर्डिंग पूछताछ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो स्पेशल सेल के तमाम अफसर हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो गुरुग्राम में जो ऑफिस है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है रेड करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए। जिस तरीके से टूल किट का पूरा मामला पहुंचा था, आपको बता दूं कि पहले दिल्ली पुलिस के तुगलक रोड थाने में कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई थी। उसके बाद जिस तरह से संबित पात्रा के ट्वीट पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद
जो स्पेशल सेल की टीम है वो दरअसल ट्विटर के जो दफ्तर है वहां से जानकारी जुटाना चाहती है। इस वजह से फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर तो जो एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर फिलहाल नीचे गए हुए हैं, क्योंकि काफी यहाँ पर आपको बताऊं चित्रा जो है वो बहस हुई है। जो यहाँ पर गार्ड मौजूद थे उसके बाद फोन पर ट्विटर के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है। उसके बाद फिलहाल अगर आप देखें तो जो स्पेशल सेल के अफसर हैं वो बाकायदा मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। जो इंस्पेक्टर है संजय गुप्ता वो भी। सर क्या बातचीत हो रही है, अंदर जाने देना? डीसीपी साहब बताएंगे। नहीं अभी क्या आप लोग को अंदर जाने? आई एम ट्राइंग टू कांटेक्ट द ट्विटर ऑफिशियल्स, बस इतनी बात बता सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो ये इंस्पेक्टर है स्पेशल सेल के, एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने बताया कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्विटर के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें। हालांकि आपको बताऊं कि पहले नीचे पहुंची स्पेशल सेल की टीम और यहां तक पहुंचने के लिए चित्रा काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अभी भी स्पेशल सेल के जो तमाम अफसर हैं वो इस दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अरविंद आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख रहे थे, ट्विटर सेल के दफ्तर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। पूरे की पूरे टूलकिट मामले में विवाद इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसी के मद्देनजर ट्विटर से दरअसल ये जानना चाहती है कि किस आधार पर आपने मैनिपुलेटेड शब्द का इस्तेमाल संबित पात्रा के ट्वीट के नीचे किया था। इस पर जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।